फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने अपना कंप्लीट किया। अब हम सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का रेगुलेशन। तो जब हम इस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार इस पर पर्टिकुलर नहीं, न्यूरल, हार्मोनल और लोकल किसी पे भी कोई फुल क्वेश्चन आ सकता है। तो फुल क्वेश्चन में हमें कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, मेंशन करना है, तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हमारे माइंड में क्लीन होना चाहिए। तो जब ये फ्लो चार्ट मन में बना हुआ होता है तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पहले चैप्टर में आज हम आपको पूरे फ्लो चार्ट को समझाएं और फिर एक एक पार्ट को हम इलेबोरेट मैनर में अच्छे से समझेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो भी आप बहुत अच्छे से आंसर दे पाएँ। कोई वाइवा वॉइस या कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे समझ के अच्छे से आंसर दे पाएँ। तो अगर चैप्टर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल मैकेनिज्म्स। तो इसको 3 पार्ट्स में बेसिकली अपन पढ़ेंगे। पहला है न्यूरल कंट्रोल, दूसरा ह्यूमोरल कंट्रोल, तीसरा है लोकल कंट्रोल। पहला पॉइंट हम लेते हैं दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल। जब न्यूरल कंट्रोल हम पढ़ते हैं तो उसको हम 4 डिविजन्स में पढ़ते हैं। पहला है मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर, दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, तीसरा आता है आफ्रेंट इम्पल्सेस टू मेडुलरी सेंटर्स, चौथा आता है स्केलेटल नर्व्स एंड मसल्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अब जब सपोज़ आपके पास क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट सपोज़ कि आप मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर्स के बारे में बताएं, तो आपको इसके पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। तो अब हम एक एक को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या हमें उस पॉइंट्स को कवर करना चाहिए। तो मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर में वैज़ोमोटर सेंटर आता है पहला। वैज़ोमोटर सेंटर के बारे में बताएंगे, इसमें हम प्रेशर एरिया और डिप्रेशर एरिया के बारे में बताएंगे। दूसरा आता है इसमें मेडुलरी पैरासिम्पैथेटिक सेंटर, जिसमें हम कार्डियोवेगल सेंटर के बारे में बताएंगे, सीवीसी बोलते हैं जिसे। तीसरा हम बताएंगे मेडुलरी रिले स्टेशन फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी आफ्रेंट्स। इन तीनों पॉइंट को जब आप कवर करते हैं तो आप एक फुल शॉर्ट नोट अटैम्प्ट करते हैं मेडुलरी कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर का। दूसरा पॉइंट आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो इसमें चूँकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल है तो हम इसमें दोनों सप्लाई बताएंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। तीसरा आता है आफ्रेंट इम्पल्स टू मेडुलरी सेंटर्स, और ये आफ्रेंट इम्पल्स कहाँ कहाँ से आते हैं मेडुलरी सेंटर्स में, उन्हें हमें डिस्क्राइब करना होता है। तो फ्रॉम हायर सेंटर्स, रेस्पिरेटरी सेंटर, नोसिसेप्टिव स्टिमुलाई और रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू। तो जब रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू हम बताएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए इसमें 2 तरीके की रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हमें बतानी होंगी। पहली बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, दूसरी कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। और जब आप बैरोरिसेप्टर को बताएंगे तो इसको फिर फर्दर 3 पार्ट में बताएंगे। एक तो आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर, दूसरा कार्डियक बैरोरिसेप्टर, तीसरा पल्मोनरी बैरोरिसेप्टर। ये हम आपको आगे एक एक चैप्टर में इलेबोरेटली पढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बताएंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट में हम बताएंगे डायरेक्ट इफेक्ट ऑन वैज़ोमोटर सेंटर, जिसमें सीएनएस इश्चैमिक रिस्पॉन्स और कुशिंग रिफ्लेक्स के ऊपर आपको अपनी बात कंप्लीट करनी होगी आफ्रेंट इम्पल्स की। तो इस पर कई बार अलग से भी शॉर्ट नोट्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्केलेटल नर्व्स का और मसल्स का क्या रोल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। तो इसमें हम 2 मैकेनिज्म समझाएंगे। पहला है एब्डोमिनल कंप्रेशन रिफ्लेक्स मैकेनिज्म और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे स्केलेटल और मसल्स का क्या रोल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। और जब इन सारे पॉइंट्स को हम एक साथ कवर करते हैं तो पूरा होता है न्यूरल कंट्रोल यानी नर्वस कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमोरल या हार्मोनल कंट्रोल। तो इसमें हमें बताना होगा 3 पार्ट में। पहला होता है सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स, दूसरा होगा सर्कुलेटिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स और तीसरा होगा आयंस एंड अदर केमिकल फैक्टर्स।
तो जब सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर सपोज आपसे अलग से ही पूछ लिया जाए तो आपको किस किस चीज़ के बारे में बताना होगा। सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर्स इंक्लूड काइनेंस, जिसमें आप बताएंगे ब्रैडीकाइनिन, लेजिल ब्रैडीकाइनिन के बारे में, वेजो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड के बारे में, एट्रियल नाट्रियोटिक पेप्टाइड के बारे में। सर्कुलेटिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स जब आप बताएंगे तो इसमें इंक्लूड होंगे कैटिकोलामाइंस, जिसमें आप बताएंगे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के रोल के बारे में, दूसरा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम और तीसरा वैसोप्रेसिन के बारे में। तीसरा आता है आयन और अदर केमिकल फैक्टर्स। इसमें आप बताएंगे आफ्टर ऑल्टर द लोकल ब्लड फ्लो बाय कॉजिंग वेजोडाइलेशन और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। और ये आयन और केमिकल फैक्टर या तो वेजोडाइलेशन करा देते हैं या वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देते हैं। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूकोज। तो ये पूरी तीनों मैकेनिज्म बता के आप कवर करते हैं ह्यूमरल कंट्रोल या हार्मोनल कंट्रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब तीसरी मैकेनिज्म आती है लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म को हमने दो में आपको पढ़ाएंगे। पहला है एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो और दूसरा है लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन। जब आप एक्यूट कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो के बारे में बताएंगे तो उसमें आप पहले इन्वॉल्व करेंगे जर्नल मैकेनिज्म्स। जर्नल मैकेनिज्म्स में आपको आना चाहिए ऑटो रेगुलेशन, रोल ऑफ वेजोडाइलेटर मेटाबोलाइटीज एंड अदर फैक्टर्स, रोल ऑफ लोकलाइज्ड वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एंड सब्सटेंस रिलीज्ड बाय एंडोथेलियम। और वो सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, एंडोथेलियम डेरिवाइड रिलैक्सिंग फैक्टर एंड एंडोथेलिन्स। तो जनरल मैकेनिज्म्स के बाद इसमें आपको बताना होगा स्पेशल मैकेनिज्म्स के बारे में। स्पेशल मैकेनिज्म्स में क्या आता है? ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म्स इन किडनी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन्स टू कंट्रोल ब्लड फ्लो टू ब्रेन। तो कई बार अलग से सब पे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें पूरे एलैबोरेट मैनर में मालूम होना चाहिए कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो मैकेनिज्म किसके अंतर्गत आती है। दूसरा जो था लॉन्ग टर्म ब्लड फ्लो रेगुलेशन। इसमें हमें बताना होगा पहले मेनली एंजियोजेनेसिस के बारे में। तो एंजियोजेनेसिस में हम पहले बताएंगे एंजियोजेनिक फैक्टर्स के बारे में, जैसे कि वेस्क्यूलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, एंजियोटेंसिन है। दूसरा हम बताएंगे कोलैटरल ब्लड वेसल्स के डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो पूरा CVS रेगुलेशन है ये कंप्लीट होता है इन तीन बड़ी मैकेनिज्म्स के अंडर में आने वाले छोटे छोटे मैकेनिज्म्स के थ्रू, और फुल क्वेश्चन के साथ। कई बार इसमें शॉर्ट नोट शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर्स को आगे हम एलैबोरेट मैनर में एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। तो आई होप मेरी जो नोट्स हैं जो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं आप उन्हें देख रहे होंगे। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेटरी सिस्टम को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे फॉलोअप में ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा। तो आपको न्यूरल कंट्रोल, ह्यूमरल कंट्रोल और लोकल कंट्रोल की सारी मैकेनिज्म्स अपन इलैबोरेट मैनर में आपको समझाएंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।